बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, इलेक्शन 2024 को एक साल मुकम्मल हो गया है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन ने इन इलेक्शंस को धांधली रज़ा करार दिया। गैर सरकारी तंजीम पतन ने भी इन इंतखाबात को धांधली से भरपूर करार दिया। इसके बावजूद कई सियासी जमातें इस बात को एतराफ़ कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल इस कदर बोसीदा, फरसूदा और गैर शफाफ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोने पे सुहागा, कोई भी सियासी जमात इस निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी है, ना ही नजर आ रहा है कि वो बेहतर करना चाहती है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इंतखाबात का गिरता मयार इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इंतहाई कमजोर या ना होने के बराबर है। यही वजह है कि आज हमारी मईशत को चलाने वाला इदारा IMF हमारे वतन अजीज से करप्शन का खात्मा करने और हमारे वतन अजीज के निज़ाम अदल को जांचने के लिए वफ्द भेज चुका है। अब वो हमें बताएंगे। अब अपना दिमाग आप खुद भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं कि हमारी मईशत को सही राह पर लाने वाला IMF आज हमारे मुल्क से चोरी खत्म करने की बात कर रहा है और उसके लिए वफ्द भेज रहा है। जब तक निज़ाम अदल में और ये हमारी करप्शन का खात्मा नहीं होगा, एक बात वाज़े है, मईशत अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी। बात निकली है निज़ाम अदल की, तो इस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा 26वीं आईनी तरमीम, जिसके खिलाफ आज वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बड़ी कोशिश की, एहतजाज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने रेड जोन को सील कर दिया और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सके। आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं, हम सब जानते हैं, और मौजूद जज हजरात के इख्तलाफात पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच चुके हैं। इस मसले को समझना बड़ा आसान है। मुकन्निना ने आइन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए 26वीं आईनी तरमीम तख्लीक की, जिसके बाद उसके खिलाफ 2 दर्जन से जायद दरखास्तें अदालत में लग गई। और फिर सोने पे सुहागा कमाल यह हुआ कि वो दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम से पैदा होने वाली आईनी बेंच के सामने रख दी गई। यानी अगर आईनी बेंच उन दरखास्तों को मंजूर करते हुए 26वीं आईनी तरमीम को कलंदर करार दे दे तो आईनी बेंच खत्म हो जाएगा। यहां एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आईनी बेंच ऐसा फैसला क्यों करेगा जिससे वो अपने आप को ही खत्म कर दे, हकीकत से ही खत्म हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और दूसरे सीनियर तरीन जज मुनीम अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा और उसके जरिए आगाह किया कि ये दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं, ना कि आईनी बेंच के सामने, और जब तक इन दरखास्तों पर फैसला नहीं हो जाता जुडिशल कमीशन का इजलास भी मौखर कर दिया जाए और जजों की तैनाती के अमल को भी रोका जाए। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज जुडिशल कमीशन की सरबराही की, इजलास बुलाया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीम अख्तर साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, अली जफर साहब ने बॉयकॉट किया और कमीशन की हुकूमती अक्सरियत ने मंजूरी नजर जजों को सुप्रीम कोर्ट में तरक्कियां दी। और यहां तक कि जिन जजेस पर मंसूर अली शाह साहब और मुनीम अख्तर साहब ने तनकीद की थी उनको भी तरक्की दी गई। वकला रहनुमा कहते हैं भले आज जुडिशल कमीशन फुल कोर्ट को भी पब्लिक कर दे, लेकिन फिक्स कर दे। वो कहते हैं जुडिशल बेंच है ये हुकूमत फिक्स करना चाहती है, अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है। वकला कहते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। 4 जज साहिबान का खत गवाही देता है कि अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हैं। जबकि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तरक्कियां दी हैं, तैनात किया है, और साथ ही साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज, कायम मकाम जज लगा दिया है। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खत लिखा था अपने चीफ जस्टिस को, उनके जजेस ने, कि दूसरे सूबों से आने वाले जजों को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। और जरा ये तस्दीक कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को हुकूमत चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। पहले ये बातें चल रही थी, लेकिन अब जरा इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनको शायद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाए। लेट्स सी, टाइम विल टेल। सीनियर वकील है मुनीर मलिक साहब और रहनुमा भी हैं वकीलों के, वो कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि फिक्स्ड बेंचेस हों ताकि उनके आईनी केसेस को भी फिक्स किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वजारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। उन्हें लालचें दी जाती हैं कि आपको हम जज बना देंगे। उनकी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम को 4 चांद लगाने के लिए एक बड़ा MOU भी साइन हुआ है। अब देखना यह होगा कि IMF इस सारी सूरत हाल पर एक्शन लेगा या नहीं, कोई डायरेक्शन जारी करेगा या नहीं, क्योंकि उनकी कमेटी भी आई हुई है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। आज ये अफसोसनाक खबर एक और आई कि एक और कश्ती हादसा हुआ है, लीबिया के करीब हुआ है। उसको भी आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने नौजवानों का एतमाद दोबारा बहाल करें। ये भी हम जानते हैं कि आज हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो इस वक्त अडियाला जेल में है, उन्होंने भी वजाहत दी, गैर रस्मी गुफ्तगू की है वकला से, और वो कहते हैं कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत इसलिए लिखा है क्योंकि सारे जमहूरी रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू बैरिस्टर साहब। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। यूसुफजई साहब, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सर, बात तो वाज़ेह है
अदलिया के अंदर इख्तलाफात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, लेकिन एक बेसिक चीज जो एक आम आदमी के समझने के लिए बहुत सिंपल है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें हैं उसके खिलाफ जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता, आईनी बेंच की प्रोसीडिंग्स या जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। पर देखा यह गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को बहुत देर से सुना गया, और जब सुना गया तो 3 हफ्तों के लिए मौखर भी कर दिया गया। तो इससे वाजे हो जाता है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले मैं जो हुकूमती पार्टी है एक तरीके से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बिफोर कमिंग टू यू यूसुफ जई साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कानूनी राय आपकी ये है कि सर जो दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थी पहले उनको सुनना चाहिए था, उनको जबरदस्ती डिले किया जा रहा है? योर व्यूज ऑन इट बैरिस्टर आमिर हसन साहब। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यही है कि ये जो अदालती जंगें हैं उन्हें हमेशा प्रायोरिटी समझा गया है। पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की जो कि पार्लियामेंट का बुनियादी हक है। अगर पार्लियामेंट के उस हक को अदलिया खत्म कर देगी, ये तवक्को लगाई हुई है कि पार्लियामान अगर कोई कानून साजी करती है या इनमें तरमीम करती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो खत्म हो जाएगी, तो फिर बताइए ये है जुडिशरी की आजादी? तो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती किधर है? क्या कल को फिर पार्लियामेंट अदालत लगा ले और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अपील सुनना शुरू कर दे? तो फिर क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन है और आइन के अंदर तमाम इदारों के इख्तियारात हैं। अदलिया भी आईनी इदारा है, हर पाकिस्तानी का इख्तियार है बैरिस्टर साहब, हर पाकिस्तानी के पास राइट है कि वो अपील कर सकता है ना सर अदालत में। अगर किसी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपील की है तो उसको सुनने के लिए आईनी बेंच की जगह फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वो आईनी बेंच तरमीम से है। अब जो कानून है उसके मुताबिक ही होगा। अब जो आइन के अंदर लिखा है, जो कानून है उसके मुताबिक बनाया जाएगा। अब ये देखिए, ये सियासी लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर अगर अदालतों ने काम करना है, क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो जुडिशरी आए, गुड टू सी यू, और जिसके जरिए एक फर्द के मुकदमात हर वक्त सुने जाते रहे? क्या ऐसी अदलिया चाहते हैं? आजकल अदलिया इंटरफेयर नहीं कर रही। हमने पाकिस्तान के अंदर 20-25 साल अदलिया को इंटरफेयर करते देखा है इफ्तिखार चौधरी के बाद। उसके बाद क्या होता था? रोज कोर्ट रूम नंबर 1 में हुकूमत के मुकद्दर का फैसला हो रहा होता था, रोज एक नई पिटीशन हो जाती थी। क्या ये हक है हर फर्द का कि वो पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट चले जाए, फंक्शंस रोक दें, पार्लियामेंट काम करना छोड़ दे, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव जो है वो काम करना बंद कर दे, और जजेस जो हैं वो सारा काम करते रहे? 15-16 लोग इतने सियाने हैं कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी ऑपरेट करें, एग्जीक्यूटिव को भी ऑपरेट करें। कौन है ये? कितने ही आला दिमाग है? जब ये रिटायर होते हैं तो पता चल जाता है कि आपकी आली दिमाग किस मुल्क को चाहिए और कितने चाहिए, और इन्होंने क्या काम किया है सिवाय फसाद फैलाने के। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन है, आइन के तहत होने दें। सियासी जंग अगर लड़नी है सर आइन के तहत उनको अपील का हक है, तो सर सुन लेना अपीलें। 26वीं हुकूमत क्यों भाग रही है 26वीं आईनी तरमीम की अपीलों को सुनने से? पहला साहब, अपीलों का हक है, लेकिन सिर्फ ये अपील तो नहीं, इस पे मुल्क तो नहीं खड़ा। लाखों लोग हैं जिनकी अपीलें हैं, जिनके मुकद्दर के फैसले होने हैं, जो जेलों के अंदर है। 26वीं आईनी तरमीम से क्या हुआ है? क्या मुल्क में कौन सी मुसीबत पड़ गई? निजाम अदल बदल गया ना सर। मंसूर अली शाह की जगह याया आफरीदी चीफ जस्टिस बन गए, और वो वकला कहते हैं कि हुकूमत अपने फिक्स्ड बेंचेस बनाएगी, अपने मर्जी के जजेस लेकर आएगी ताकि उनके मर्जी के फैसले आए। सर देखिए, वकला के कहने से तो नहीं होगा, वकला सारे नहीं कहते, मैं भी वकील, वकीलों की अक्सरियत जो है जो ये कहते थे वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए, जो ये कह रहे थे। सर वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार को ट्रक की पत्ती के पीछे लगा दिया है, उनको जजेस की लालच दी जा रही है कि आपको जज लगाया जाएगा, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के एमओयूज हो रहे हैं, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव के सुन रही है। सर ये कहते हैं, मुनीर मलिक साहब कहते हैं। सर ये चले छोड़े, मुनीर मलिक साहब अब पुराने हो गए हैं, जब वो थे। मुनीर मलिक साहब का तोहफा है हमें ये इफ्तिखार चौधरी और उसकी अदलिया की आजादी। हमें बहुत भुगता है हमने मुनीर मलिक साहब और उनके साथियों का लाया हुआ जुडिशल इनकलाब हमने भुगत लिया है। देखिए, ये जो है अब वकला के कहने पे अदालतें नहीं चलेगी, वकला के कहने पे, और वकीलों का एक गिरोह, अक्सरियत गिरोह जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में उन्होंने फैसला सुना दिया, उन्होंने इसके खिलाफ सुनाया, वो ग्रुप हार गया। सर उनका गिरोह इतना कमजोर है तो रेड जोन को आज सील क्यों किया गया? सर ठीक है, सील तो करना पड़ता है, एहतजाज कहीं पे भी हो, कमजोरी की या ताकत की जहां भी एहतजाज हो आप सील कर देंगे? सर ऐसे तो ना करें सर, एहतजाज भी हक है जमहूरी। सर
चले फिर मेरे से सुन लें आज जो भाई साहब, थोड़ी सर बात तो सुन लें आज। सर सर जो ये आपने देखा, यहाँ पे सील होता है तो शोर मच जाता है। कल एक एहतजाज बाहर के ममालिक में, यूके में, अमेरिका में हुआ, जी वहां भी उन्होंने सील किया हुआ था, आपने वीडियोस देखी होंगी। तो वो किससे डर गए थे? रियासतें अपने आप को बचाने के लिए सिक्योर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऐसे ही करती हैं। यूके में क्यों डर गए सारे जी पीटीआई से? उन्होंने क्यों सील कर दिया? हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। तो ये ठीक सर सिक्योरिटी रीजन होती है, इसे किसी का डर या खौफ की बात नहीं है। ठीक सी जब आप हर बात एहतजाज जाके आप रेड जोन में करना चाहते हैं, तो रेड जोन क्यों ना सील किया जाए? रेड जोन कोई एहतजाज के लिए होता है कि आप हर बंदा मुंह उठाए और एहतजाज करने उधर पहुंच जाए? और कल जिन्होंने एहतजाज करना था करके देख लिया, पूरा मुल्क खुला हुआ था, कितने लोग चले गए, कितने इलाकों से लोग निकले हैं, कितने सड़कों पे इंकलाब आ गया है। तो ये बस छोड़ दें अपने खुदा राइट के सर लिए, राइट सर तो सियासत रहने दे और जुडिशल मामलात को जुडिशल मामलात रहने दे, राइट और बैरिस्टर अपने साहब अपने इदारे अपने अपने हुदूद में काम करें। शौकत यूसुफ जई साहब, अब जो वाजे हर पाकिस्तानी को नजर आ गया है कि मंसूर अली शाह साहब एक तरफ हैं, मुनीब अख्तर साहब एक तरफ हैं, साथ साथ मोहसिन कियानी भी उनकी साइड पे हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी भी उनके साइड पे हैं, साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उनकी साइड पे हैं, और वो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें कहते हैं कि सुनी जाएं, फिर ये आईनी बेंच काम करे, फिर जुडिशल कमीशन काम करे। आखिर ये 26वीं आईनी तरमीम की 2 दर्जन से जायद दरखास्तें सुनना फुल कोर्ट के लिए क्यों चैलेंज बन गया, और अब तो फुल कोर्ट तब्दील हो गया है, क्या अब सुनी जाएंगी? शौकत साहब देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि सीनियरिटी का फैसला नहीं हुआ है जजेस का, और उससे पहले इन्होंने ये फैसला कर दिया। और अगर नए जजेस अपॉइंट हो गए हैं तो क्या वो इस कमेटी में बैठेंगे? वो सीनियरिटी लेकर बैठेंगे और वो भी इस फैसले में शामिल होंगे? अगर वो फैसले में शामिल है तो फिर फैसला तो हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अदालती निज़ाम में पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें नज़र आई कि इंसाफ को किस तरह रोंदा जा रहा है। और ये इन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। एक वकील होने के नाते ये बैरिस्टर साहब हैं, इन्होंने वकालत भी की है। मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं कि लोगों का जो हक है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो खास आदमी हो, वो अगर हक की बात करता है तो जो अदलिया होती है वो उसको सुनती है और उस सुनने के बाद फैसला करती है। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात तो इनके लिए होती है जब पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है इनको। वैसे तो अगर आप देखें कि हमने जब असम्बलियां तोड़ी तो वो भी तो कानून आइन के तहत तोड़ी थी, जो वही कानून था जो इस पार्लियामेंट ने बनाया था। तो 90 डेज में इलेक्शन क्यों नहीं हुए? वो फिर क्यों वायलेट हुआ जो पार्लियामेंट ने फैसला किया था? तो ये अपनी मर्जी से इस चीज को चला रहे हैं और ये बाद में बहुत ही नुकसानदेह होगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि इदारे ऑलरेडी पहले से ही कमजोर पड़ चुके हैं। जो फैसले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, आप क्या समझते हैं लोग इनको मानेंगे या ये इंसाफ पर मुबनी फैसले होंगे? तो ये क्यों ऐसा किया गया? सारी जिंदगी तो ना शहबाज शरीफ वजीर आजम होगा, ना नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहेगी। ये तो इन्होंने तो देखते पूरा निजाम तलपट करके रख दिया। और पाकिस्तान की क्या हैसियत रह जाएगी बाहर दुनिया के अंदर कि उनको ये पता हो कि एक हुकूमत ने अपने जजेस लगा दिए हर सतह के ऊपर और फैसले अब वही होंगे जो हुकूमत चाहेगी। तो इस तरह के फैसलों से मैं समझता हूँ कि अदलिया का वकार भी खत्म हुआ। शौकत साहब क्या वजह है? आज शर्जील इनाम मेमन साहब सिंध के सीनियर वजीर हैं, वो कहते हैं कि तमाम आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम तमाम जमहूरी अमल से गुजर के तैयार हुई है, अमल में आई है। यकीनन जो हमारी ऑनरेबल अदलिया है सर, उसका भी एक स्टैम्प चाहिए होता है, ग्रीन सिग्नल चाहिए होता है, ताकि जो भी मुकन्नना ने कानून साजी की है आइन की हुदूद में रहकर किया वहां से होना चाहिए। क्या वजह है कि आपको लगता है अब फुल कोर्ट तो चेंज हो गया सर, नए जजेस आ गए, अब क्या फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनेगा या नहीं आपके ओपिनियन में? नहीं, अगर सुनेगा भी तो उसका क्या रिजल्ट होगा? अब तो आपको सब कुछ आपके सामने है। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क में कोई इंसाफ की तवक्को रखे। पहले से ही लोग इन्वेस्टर भाग चुके हैं मुल्क से। देखिए, जिस मुल्क में इंसाफ ना मिले ना और अदालती निज़ाम कमजोर पड़ जाए, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आपका नौजवान इस मुल्क से जा रहा है, इन्वेस्टर सारे चले गए, कारखाने आपके बंद हो रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है। आपका टेक्सटाइल 146 टेक्सटाइल मिले पंजाब में बंद हो गई, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट कहां से आएगी? जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो आपके पास डॉलर कहां से आएंगे? आप मईशत का कैसे दावे कर सकते हैं कि आप मईशत को ठीक कर रहे हैं?
ये तो बस एक जबरदस्ती का निजाम है, कुछ वक्त तक चलेगा। इससे पहले मार्शल निजाम भी हमने देखे, वो भी जबरदस्ती चलते रहे, लेकिन एक हद तक होती है, उसके बाद फिर वो भी धड़ाम करके गिर जाती है वो निजाम। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जहां तक इनका बस चले ये करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। कोई IMF से, शौकत साहब, IMF भी तो निजाम अदल को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, कोई उनसे उम्मीद है आपकी कि शायद वो कोई एक्शन ले लें कि ये जजेस आपने कैसे तैनात कर दिए, उनका मिशन आया हुआ है सर इसी काम के लिए? देखिए, ये बदकिस्मती है ना कि हम अपने निजाम को खुद ठीक नहीं कर सकते। अगर पोलियो बढ़ रही है मुल्क के अंदर तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते जब तक हमें बाहर से इमदाद ना आ जाए और हमें ना कहा जाए कि जी पोलियो खत्म करें मुल्क से। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि आपको खुद नजर नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की वायलेशन कर रहे हैं, कि इंसानी हकूक की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने जो भी कानून आप बना रहे हैं किसी पाकिस्तानी के फेवर में नहीं जा रहा है, और सिर्फ आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि PTI को फोकस किया जाए, PTI को क्रश किया जाए। अगर आपकी नियत यही है तो कल आपके साथ क्या होगा? बिल्कुल ठीक, कारमा, व्हाट यू शैल सो शैल यू रीप। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी नजर में IMF निजाम अदल के लिए कमेटी भेज चुका है ये, और करप्शन खत्म करने के लिए भी वो कमेटी काम कर रही है, क्या ये हमारे सियासतदानों का फेलियर है? आप एतराफ करेंगे सर? देखिए, वो कहते हैं ना, beggars are not choosers। क्या बात शरीफ। जब आप सब IMF में कौन लेके गया, IMF में किसने फंसाया, पाकिस्तान के क्या हालात हुए, वो सबके सामने। देखिए, यहाँ पे रोने से मैं अगर ये कहूँ कि सारे इल्जाम इन पे धर दूं और ये हम पे धर दें तो फिर तो बात नहीं है। पहले तो मैं यूसुफ जई साहब ने, क्योंकि मेरी जात पे कहा, मैंने जरूर जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि वकील होगी। देखिए, मैंने एक आइन की बात की है और आइन के मुताबिक की है। वकील होने के लिए जरूरी तो नहीं, आजकल इनकी पार्टी को वकीलों ने हाईजैक कर लिया है, तो सारे वकील ही बैरिस्टर गोहर वाली जुबान तो नहीं बोलेंगे, या वो इनका वो बढ़ गया क्या है, वो वैसी जुबान तो नहीं बोलेंगे। कुछ वकील रिजनेबल जुबान भी बोलेंगे, और उसके लिए जरूरी नहीं कि उन्हें इमरान खान का वकील होना पड़े। देखिए, इन्होंने कहा कि जी असेंबलियां तोड़ी थी तो कहाँ गई पार्लियामेंट की? भाई, पार्लियामेंट ही वहां पे गया था, और पार्लियामेंट के अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई हो तो फिर असेंबली नहीं। ब्रेक आ रही है। मेरा सवाल, आमिर भाई, मेरा सवाल, क्या हमारे पॉलिटिशियंस फेल हो गए करप्शन के खात्मे में, निजाम अदल को बेहतर करने में, इसलिए IMF ने वफ्द भेजा? जी बिल्कुल, फेल तो हम हुए अपने सिस्टम के अंदर। थैंक यू ये सियासतदान आपस की लड़ाई खत्म नहीं कर रहे, सियासतदान सिस्टम को मजबूत नहीं करना चाहते। सियासतदान जब काजी फाइज ईसा के ऊपर केसेस बना के उसे निकालना चाहते हो तो फिर अदलिया की आजादी होती है, और बाद में अगर कोई दूसरा ऐसे करे तो फिर तकलीफ होती है। सियासतदान अपने मुखालिफिन को जेल में ठीक होता है, जब खुद जेल में जाए तो फिर ज्यादती होती है। तो सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल की आवाज का साथ दिया, लेकिन एक आपका ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद इमरान खान साहब ने जो वजह है आर्मी चीफ को खत लिखने की, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन हो रही है बैरिस्टर आमिर हसन फ्रॉम पीपल्स पार्टी एंड तहरीक इंसाफ से। शौकत यूसुफ जई साहब मेरे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, विद योर परमिशन, राउंड 2 का आगाज मैं शौकत यूसुफ जई साहब से करना चाहूंगा। शौकत साहब, चलें, शौकत साहब की शायद कोई लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब रिकनेक्ट हो गए हैं। शौकत साहब, ग्रेट। शौकत साहब, सवाल आपसे मेरा ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत एहतराम के साथ सर, इमरान खान साहब पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर हैं, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है, और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये असीरी के असरात कुछ मुरतब हुए हैं सर उनके ऊपर। वजह क्या है शौकत साहब? वजह यह है कि उनकी पहली जो स्टेटमेंट मुझे नहीं समझ आती थी, मैं चाहूंगा आप समझाएं। एक तरफ वो कहते हैं सर अदालतें तबाह हो गई पर मैं अदालतों से रिहाई लूंगा, दूसरी तरफ आज उनकी जो स्टेटमेंट है कि क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत इसलिए लिखा क्योंकि सारे जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए। मैं हैरान हुआ कि खान साहब भूल गए हैं कि रास्ते कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब, मेरे ख्याल से ये चीज तो बड़ी क्लियर है और हम सबको पता है। बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर वो जो रूल ऑफ लॉ है वो तो है नहीं, और इस वक्त जो ताकत का सरचश्मा है वो कहाँ है वो सबको पता है। इसलिए चूंकि ये जाली हुकूमत है, मैंडेट चोर हुकूमत है, इनके पास मैंडेट है नहीं अवामी, तो किससे बात की जाए? ये तो तब होता है जब मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती, तब मजा आती। तो ये खत लिखा गया है हेडलाइंस में रहने के लिए सर? नहीं, देखिए, ये तो खान साहब शुरू दिन से कहते रहे
ये इख्तियारात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और हमने अगर बात करनी है तो उन्हीं के साथ हो सकती है। ये तो उन्होंने शुरू से कहा था, ये कोई नई बात नहीं है कि वो कोई नई बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से कहा था कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। जिस हुकूमत के पास इख्तियार ना हो फिर उसके साथ बात करने का क्या वो बनता है। हमने बात करके भी देख ली, क्या मिला हमें। आपको भी पता है, जितनी देर तक उनके साथ बैठे रहे, बातचीत होती रही, उन्होंने क्या, मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने कोई रिस्पांस दिया हो। यही उसको टालते रहे, और उसकी वजह यही थी कि उनके पास इख्तियार नहीं था। उनका तो ये ख्याल था कि हम इनको कहते रहेंगे कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो, और पीटीआई नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान तो बड़ा ज़ीरक बंदा है, वो तो उसने तो एक्सपोज कर दिया है हुकूमत को। उसने कहा करो इनके साथ मुज़ाकरात। जब मुज़ाकरात किए तो फिर उसके बाद आपने देखा कोई इख्तियार तो उनके पास था नहीं। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बिफोर आई कम टू पीटीआई, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिप्रेजेंटेशन, जो 5 जजेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजी गई थी सर, उसको मुस्तरद कर दिया है और सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी है। इससे थोड़ा सा, क्योंकि हम इतने कानूनी माहिर हैं नहीं, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि व्हाट डज दिस मीन कि रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया गया और सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। बैरिस्टर साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर तमाम जजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस होता है उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बाकी जजेस से बेहतर या सीनियरिटी की पोजीशन पे होता है और वो ये चीजें करता है। देखिए, आज जो जंग लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कोई पहली दफा नहीं है, क्योंकि हमारी तारीख जरा कमजोर है तो हम भूल जाते हैं। इस तरह अक्सर ये सीनियर जजेस की और चीफ जस्टिस की रही है, मामलात रहे हैं। जहां तक जस्टिस ये सीनियरिटी का और ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का मामला बना हुआ है, उनका क्या ग्रुपिंग रही है वो भी आप जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि बेहतर होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर असूली होते तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। होता यही है कि अगर आपसे जूनियर कोई आपको सुपरसीड कर जाए या उसे ऊपर ले आया जाए तो फिर दूसरा रिजाइन कर देता है। उन्होंने रिजाइन तो किया नहीं है। अब मुसलसल वो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उसके अंदर वो रखना डाल रहे हैं। अगर कोई इजलास बुलाया जाए तो उसका बाइकआउट कर। बताइए, क्या जजेस को सूट करता है कि वो बाइकआउट करते फिरे? क्या जुडिशरी के अंदर सियासत सूट करती है? सर वो कह रहे हैं हुकूमत ने निजाम अदल तबाह कर दिया। देखिए, हुकूमत निजाम अदल कैसे तबाह कर सकती है? आईनी तरमीम निजाम अदल जजेस ने तबाह किया है। हमेशा जजेस और जुडिशरी की वजह से निजाम अदल तबाह हुआ है। अगर जुडिशरी इंसाफ देना शुरू कर दे तो निजाम अदल कैसे तबाह हो सकता है? आप देखिए ना, मंसूर अली शाह साहब जब जा रहे थे फॉर्मर चीफ जस्टिस, तो इन्होंने किस तरह एक उम्रे का बहाना करके तो फरार हासिल किया। आप ऐसे ही कहते कि मुझे नहीं आना, उसके लिए आपको उम्रे में जाने की क्या जरूरत थी? आप या खुदा से कर रहे हैं या इधर कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि इस हद तक जहां पे ग्रुपिंग हो जाए जिसके अंदर, तो फिर ये नहीं देखा, आप समझ रहे हैं कि कोई असूल है, कोई मामलात हैं। ये वही चीफ जस्टिस है या अफरीदी जिनके ऊपर तमाम लॉयर्स ने, लीगल फ्रेटर्निटी ने एतमाद का इजहार किया है और इनके अपराइट होने पे भी किसी को शक नहीं है। अब एक जस्टिस मंसूर के लिए तो सारी जुडिशरी, और ये हमारे दोस्त कह रहे थे, क्या पीटीआई ने जूनियर जजेस को ऊपर लेके नहीं गए थे? ये हाई कोर्ट से लाहौर से ये जो वो खातून एक जज लेके गए, दूसरे जजेस लेके गए, सीनियर्स को छोड़ के। तो मुसीबत ये है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज जब खुद पावर में होती हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है, जब ऑपोजिशन में होती है रवैया और होता है। तो हमें ये ज्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पे जुडिशरी को डिस्कस करें, छोटे छोटे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को डिस्कस करें। जज ने खत लिख दिया, नहीं लिख दिया, ये हमारे इश्यूज नहीं है पॉलिटिशियंस के, उन्हें करने दें। हमारे इश्यूज ये हैं कि हमें किसी इदारे के पीछे छुप के सियासत नहीं करनी। अभी यूसुफ सही साहब फरमा रहे थे कि ये मैंडेट चोरी, ये चोरों की हुकूमत है, ये ताकत का सरचश्मा कहीं और है। तो यूसुफ सही साहब, जब आपकी हुकूमत थी तब ताकत का सरचश्मा कहाँ पे था? जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि मेरा इजलास वो बुलाते हैं, मेरी हुकूमत वो बुलाते हैं, मेरा बजट वो पास करवाते हैं, मेरे टेलीफोन वो टैप करते हैं, तो उस वक्त ताकत का सरचश्मा किधर था? तो ये असल में आप लोगों ने मिलजुल के इक़्तिदार के लिए ये जो
हाइब्रिड निजाम कायम किया है 2018 में, अब ये एकदम तो खत्म नहीं होगा। अगर इसे खत्म करना है तो पॉलिटिकल फोर्सेस को इदारों के पीछे छुप के सियासत नहीं करनी, खुल के आए, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हाथ मिलाएं। और इसके लिए मैं पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ही नहीं कहा है, देखिए पार्लियामेंट जो इस वक्त है, दो बड़ी पार्टियां मिलेंगी तो हुकूमत बनेगी। हमारे जब ये इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, हमने इनका इंतजार किया, ये बड़ा ग्रुप था, अगर ये हुकूमत बनाना चाहते हम इन्हें सपोर्ट करते। जब ये पीछे हट गए, पीएमएलएन हमारे पास सर इनके साथ भी तो सर इंतखाबी निशान नहीं था, इनके कागजात मंजूर नहीं हो रहे थे, इनकी पकड़ धकड़ चल रही थी। पाकिस्तान की आंखें तो खुली हैं सर, आम आदमी देख रहा है। वैसे आमिर साहब जो पीटीआई के साथ हुआ, हमारा इंतखाबी निशान नहीं छीना गया था तलवार, क्या हम नहीं 10 साल बगैर इंतखाबी निशान के रहे? क्या हम इलेक्शन से नहीं निकाल दिया गया था? ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। लेकिन सर ये भी तो है ना कि इतने सालों के बाद जुल्फिकार भुट्टो को भी तो इंसाफ मिला ना सर। लेट्स सी अब पीटीआई के क्या मुस्तकबिल है। चले 50 सालों के बाद, अलाउ मी वैसे साहब, अलाउ मी, बिल्कुल ठीक, 50 साल इंतजार करे पीटीआई, इनको भी इंसाफ मिल जाएगा। नईम साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट भी है, पीटीआई रहनुमा भी है। नईम साहब थैंक यू आपके वक्त के लिए। नईम साहब, जो अदालती मामलात इस वक्त मुल्क में हमारे चल रहे हैं, आईएमएफ की टीम भी अदालती मामलात को अब देखना शुरू हो गई है, करप्शन के खात्मे के लिए भी काम कर रही है। आपकी नजर में ये सिचुएशन कितना एस्केलेट करेगी और क्या कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? वुकला तहरीक कामयाब होगी, ताकत रही है वकीलों में या नहीं? नहीं मैदर पंचोता। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया को जो रईस खसर थी वो भी खत्म कर दी गई है, तो इस वक्त वकला को महाज संभालना पड़ेगा। वकला महाज नहीं संभालेंगे, मामला नहीं हल होगा, मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती, जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती, बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसके लिए वकला को बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आकर लड़ना होगा, खड़े होना होगा, निकलना होगा, सड़कों पर आना होगा, एक तहरीक चलानी होगी। लेकिन आज भी जो एक्टिविटी हुई है वो भी इसी वजह से हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से 8 जजेस को तैनात करने के हवाले से आज जो है वो इजलास बुलाया गया था, तो ये बेसिकली वहाँ पर जो तादाद है वो अपनी मर्जी की लगा के, अपनी मर्जी के जजेस लगा कर चाहते हैं कि फैसले भी अपनी मर्जी के मुताबिक हों। हाँ, अगर 26वीं तरमीम वाला मामला भी जाए तो फुल कोर्ट अगर बैठे तो वहाँ पर तादाद इनकी मर्जी की इतनी हो कि वो फैसला भी इनके हक में आए। तो जब आपने एक हुकूमत ने या एक ऐसे वजीर आजम ने जो कि एक फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया हुआ, जो अपना हल्का हारा हुआ है, जब उनकी इमाम के ऊपर या उनकी मर्जी के मुताबिक, विशेष के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस लगेंगे या हाई कोर्ट में लगेंगे, तो वो तो कभी भी धांधली जो है वो नहीं खुलने देंगे। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई उठे, क्योंकि पीटीआई उठेगी, खान साहब बाहर आएंगे, धांधली जो है वो निकलेगी कि आपने टूटा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली आपको घर जाना पड़ेगा। तो ये सारा सिलसिला इसी वजह से किया जा रहा है। तो हम इस सारे अमल के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला पहले भी खड़े थे। तमाम वकला जो है उनको मजीद रोल उसके अंदर अदा करना होगा, तब आपकी कामयाबी जो है वो हो सकती है, तब मुल्क के अंदर कोई आपका मुल्क सही ट्रैक पे जा सकता है। राइट नईम साहब, आई विल कम बैक टू यू। हसन रजा पाशा साहब को भी पैनल में वेलकम करना चाहूंगा, लीगल एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मौके उनकी राय भी हम जानेंगे कि क्या हमारे अदालतों का मुस्तकबिल है, अदलिया के इख्तलाफात किस मोड़, ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हसन साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, प्लीज बेयर विद अस, व्यूअर्स विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है हसन रजा पाशा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हसन साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है आपसे। हमने देखा कि 5 जजों ने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी थी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। हमने देखा कि सीनियर जजों ने चीफ जस्टिस से कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें फुल कोर्ट सुने, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि दूसरे सूबों से जजेस ना लाए जाएं चीफ जस्टिस लगाने के लिए, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। और ये सूरत हाल, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए कहा जजों ने, वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल, ये हमारे उनके जो अपने कलीग जजेस हैं उनकी दरखास्तें क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? और आपकी नजर में जो करंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्या ये एस्केलेट होगी? क्या वकीलों का इसमें किरदार होगा? हसन रजा पाशा साहब। राइट, आमिर हसन साहब, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं ये बस आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस की दरखास्तें चीफ जस्टिस कंटिन्यूसली मुस्तरद कर रहे हैं, सिचुएशन एस्केलेट होती हुई आपको नजर आ रही है आमिर साहब?
देखिए, मेरे ख्याल से मैंने यही पहले भी कहा कि जजेस के दरमियान इख्तलाफात होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उनके ऊपर अक्सर ऐसा मामला रहता है। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह, अब आप आज देख लीजिए ये जो जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है उसमें 2 जजेस ने बाइकआउट किया और उनके कहने के ऊपर पीटीआई के 2 फिर मेंबर्स ने बाइकआउट किया। तो आपको फिर अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या जजेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी एक जो है वो जजेस को पॉलिटिक्स में या पॉलिटिसाइज कर रही है। अब ये मामलात एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, सीनियर तरीन जजेस में से जज बनना है और सीनियर तरीन लोगों को ही जज बनाया गया। जैसे जैसे आमिर साहब जस्टिस बाबर सरतार से और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से वो जो कानूनी उमूर की जिम्मेदारियां थी वो आज उनसे वापस ले ली गई, क्या उनको सजा दी गई सर? देखिए फिर वो कानूनी अमूर की क्या है, उनके क्या उन्हें इंसाफ करने से रोक दिया गया है? एडमिन विंग है उनका। केसेस नहीं सुनेंगे। असल में तो मसला सिर्फ है एडमिनिस्ट्रेटिवली, किसी जज को कभी किसी कमेटी में रख लिया जाता है, कभी नहीं रखा जाता। पहले भी उसी चीफ जस्टिस ने रखा था, अब उसने नहीं रखा। इसमें कौन सा इतना इख्तलाफ हो गया है? ये तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जजेस हैं, जुडिशियल मामलात के अंदर वो इक्वल है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्स में वो चीफ जस्टिस के पास पार होती है, वो चाहे तो किसी को किसी कमेटी में रख ले, चाहे तो ना रखे। अलाउ मी, लड़ने की क्या बात हो? बिल्कुल ठीक, लड़ने की क्या बात हो गई। हसन पाशा साहब, आई होप यू कैन हियर मी सर। आपसे मैं पूछ रहा हूं जो अदलिया में हालात हैं सर, क्या आप देख रहे हैं उनको एस्केलेट होते हुए, और वकला का रोल आप क्या देखेंगे इस सिचुएशन में? जो तो जुडिशरी का इस वक्त मसला है, मैं समझता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात पे यकीन रखते हैं कि पार्लिमान ने जो कानून ताज़ी की है वो ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। और बात भी यही है कि अगर लॉ ऑफ लैंड एक बन गया है, पार्लिमान ने बना दिया है, तो फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन में क्या एतराज होना चाहिए? और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनको सुनने में क्या इख्तलाफ है सर? वो दरखास्तें क्यों नहीं सुनी जा रही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सर? उसको बिल्कुल सुनना चाहिए, इंतहाई जरूरी है। बल्कि जुडिशियल कमीशन जो जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको बाकी तमाम काम छोड़ के ये जो अभी कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उसके बाद फौरी तौर पे उन केसेस को लगा के उनकी सुनवाई होनी चाहिए, इंतहाई जरूरी है। क्योंकि तमाम इस वक्त जो मामलात पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर और फिर जुडिशरी के अंदर और जुडिशरी के बाहर जो भी मामलात हो रहे हैं वो 26 अमेंडमेंट की वजह से हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम ये मुतालबा भी करेंगे कि उसकी सुनवाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए। हसन रजा पाशा साहब, हसन साहब, अब मंसूर अली शाह साहब और सीनियर ऑनरेबल हमारे जजेस कहते हैं कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से आईनी बेंच बनी है तो इसलिए आईनी बेंच के सामने ये केस ना लगाएं, फुल कोर्ट में लगाएं। काफी सिंपल सी बात है समझने की, लेकिन क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है सर? दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू आर सेइंग। ओके, तो साहब देखें, अब क्या है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और दूसरी तरफ रेगुलर बेंच है। Correct. और रेगुलर बेंच वाले ये समझते हैं कि उनको जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है, तो वो भी एक तरह से एग्रीव्ड है। तो क्या फिर एग्रीव्ड के पास लगना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप एग्रीव्ड और बेनिफिशियरी के 2 पार्ट्स में तकसीम करें, बल्कि ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और रेगुलर बेंच दोनों में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो दोनों के दोनों 26 अमेंडमेंट से पहले थे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बने हैं। लिहाजा इन पे एतमाद करें और इनको जो है वो हेयरिंग तो करें, वो सुने तो सही कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसमें कोई मजायका नहीं है। और सर आईएमएफ का एक वफ्द आया हुआ है, वो पाकिस्तान में निजाम अदल को जांच रहा है। कल को आईएमएफ ने कोई डायरेक्शंस दे दी कि निजाम अदल को ये बेहतर करने के लिए किया जाए, तो फिर तो ये हमारे निजाम अदल के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। और आईएमएफ कौन होता है? हमारे जुडिशियल सिस्टम को, मुल्क की मईशत को चलाने वाला है सर, ऐसे ना बोले सर। लेकिन इस तरह से आपका जो मईशत के हवाले से तो वो बात कर ले, लेकिन जो बाकी हमारे पॉलिटिकल और जुडिशियल मामलात हैं उसमें मैं समझता हूँ जाती तौर पर कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। मैं नहीं समझता कि आईएमएफ किस नियत के साथ ये आ रहा है और क्या सोच के वो आया है, लेकिन बहरहाल अगर
अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है उन पे बिल्कुल सर IMF कह रहा है कि मईशत अपने अपने पैरों पे उस वक्त तक खड़ी नहीं होगी जब तक मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, निजाम अदल में इंसाफ नहीं होगा। नईम हैदर पंचोता साहब, अगर कल को IMF हमारे मुल्क को बताता है कि निजाम अदल कैसे बेहतर करना है तो कितनी इज्जत में इजाफा होगा हमारे निजाम की? सर देखिए, बात यह है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, कि कानून की बालादस्ती की, या मुल्क के अंदर आपके जो है वो इस वक्त क्या पोजीशन है जुडिशरी की, ओवरऑल क्या है, तो वो हमारा अगर नंबर देखा जाए ना तो इस 26वीं तरमीम के बाद 142 मुल्कों में से 140 नंबर हम अफगानिस्तान के बराबर है सर। बांग्लादेश 2 नंबर बेहतर है। 2 नंबर बेहतर है जी। चलो बड़ी बात है जी, मुबारक हो। हम अफगानिस्तान के बराबर हैं। बांग्लादेश से जो है वो 2 दर्जे बेहतर है जी, बड़ी बात है। बांग्लादेश हमसे 2 दर्जे बेहतर है। 2 दर्जे, फिर मेरा ख्याल में बात ही खत्म होगी। तो जब हमारा नंबर ही 140 पर था और 26वीं तरमीम के बाद वो जो 140 नंबर है, मेरा ख्याल में वो अब 142 से भी अगर कोई 1 नंबर नीचे होगा ना तो वो माइनस में चला होगा। थैंक यू नईम हैदर पंचोता साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हसन रजा पाशा साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम। रियली ग्रेटफुल कि आपने के लिए वक्त निकाला। आखिर में यही कहूंगा, उस दिन से डरिए जब IMF बताएगा कि हमें अदालतें कैसे चलानी है, किस तरह बेहतर करनी है। उस दिन से डरिए जब IMF हमारे सियासतदानों को बताएगा करप्शन का खात्मा कैसे होगा। नैब को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए, एंटी करप्शन के इदारों को भी झांकना चाहिए, और सियासतदानों को खुसूसी तौर पे, हुक्मरानों को खुसूसी तौर पे। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।